बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के ईटा के जो इस क्लास में हम जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो रिमेनिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनमें जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है दैट इज़ प्लास्टिड। सबसे पहली बात कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये आपको सिर्फ मिलेंगे प्लांट सेल्स के अंदर, कि दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देखिए, एनिमल सेल्स जो होंगे या ऐसा फंजाई के जो सेल्स वगैरह होते हैं उनमें किसी किस्म का आपको कोई प्लास्टिड नहीं मिलेगा। यानी एक आप कह सकते हैं जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का या दूसरे सेल्स का, तो उसमें एक ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी आ जाता है, क्या? प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स हैं ये बेसिकली यंग और इमैच्योर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर होंगे, उनको हम नाम देते हैं प्रोप्लास्टिड्स का। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोप्लास्टिड्स। यानी क्या होगा कि जो प्लास्टिड्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो प्लांट सेल्स होंगे उनके अंदर इमैच्योर और ये डेवलपिंग प्लास्टिड्स भी इनको आप कह सकते हैं। यानी ये क्या होंगे? प्रोप्लास्टिड्स। दीज विल बी इमैच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड्स। और एक और बात भी है कि ये जो होते हैं ना डिवाइडिंग स्टेट में भी हो सकते हैं। यानी प्रोप्लास्टिड्स होंगे वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके न्यू प्रोप्लास्टिड्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त ये डेवलप करके यानी एक प्रोमिनेंट जो होता है वो टाइप ऑफ प्लास्टिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो स्टार्ट में ये दो तरह के क्या करेंगे? प्लास्टिड्स बनाएंगे। इनमें एक जो टाइप आएगी उसको हम नाम देते हैं एटियोप्लास्ट का। उसको हम क्या कहते हैं? दैट विल बी द एटियोप्लास्ट। यानी जब डेवलप करते हैं तो इस तरह से ना ये एटियोप्लास्ट बनाएंगे। और दूसरी जो टाइप एक बनती है दैट इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। यानी एटियोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये दो तरह के जो है वो प्लास्टिड्स के अंदर चेंज होंगे। लेकिन एक जहन में रखना है आपने कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है और एटियो दोनों जो होते हैं अभी ये कलरलेस हैं। ल्यूकोप्लास्ट तो आपने ना लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स को कहते हैं। तो नो डाउट ये ल्यूकोप्लास्ट जो होंगे ये क्या होंगे? कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। अब जो एटियो हैं वो भी हैं कलरलेस, लेकिन फर्दर डिफ्रेंशिएशन के दौरान ये क्या करते हैं? डेवलप करके बनाते हैं एक न्यू टाइप जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जिसको आप क्या नाम देंगे? क्लोरोप्लास्ट का। यानी ये जो एटियोप्लास्ट से ये डेवलप करके क्या करेंगे? दे विल मेक क्लोरोप्लास्ट। और इसी तरह से एक और बात भी आपने याद रखनी है कि जो प्रोप्लास्टिड्स हैं ये डायरेक्टली भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इस चार्ट में हमने क्या कहा है कि ये एटियो और ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोप्लास्टिड्स के हैं डायरेक्टली भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर एटियोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो। अब ये वाला जो पॉइंट है कि एटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कब कन्वर्ट होगा? देखिए, जैसे हमने कहा ना कि ये कलरलेस हैं, तो अगर कोई ऐसा प्लांट का पार्ट है जो कलरलेस होता है, उसमें कोई क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, लेकिन जब उसमें होगा एटियोप्लास्ट, अब उसके ऊपर लाइट फॉल करना शुरू करेगी। जैसे उस पर लाइट फॉल करती है तो वो फिर क्या होगा? ऐसा ऐसा क्लोरोफिल डेवलप कर लेगा, प्रोड्यूस करेगा, और वो भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फर्दर डेवलपमेंट
के दौरान या डिफ्रेंशिएशन फर्दर अगर हम देखें तो ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब देखें ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है कि प्रोप्लास्टिड से डायरेक्ट भी क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, फिर इसी तरह से प्रोप्लास्टिड से जो एटियोप्लास्ट बन रहे थे जो कलरलेस हैं दे मे बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है नो डाउट वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होगा, वो फर्दर क्या है क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है ना उनको हम कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं, बट दे विल शो कलर अदर देन ग्रीन। क्यों? क्लोरोप्लास्ट जो था वो ग्रीन हो गया था। अब ना याद रखें ये जो मैंने बात की ना क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमो में कन्वर्ट होता है, कब होगा? देखें अगर आप एक जो अनराइपेंड फ्रूट है, जो कच्चा फल होता है, स्टार्ट में उसका कलर क्या है? ग्रीन होगा। भाई ग्रीन है तो वो क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन जैसे वो जो फ्रूट है वो राइपनिंग प्रोसेस में से गुजरता है तो उस वक्त का कोई स्पेसिफिक कलर जो है वो आना शुरू हो, यानी ग्रीन कलर डिसअपीयर होगा, येलो ऑरेंज रेड इस तरह से कलर जो है वो डेवलप करना शुरू करता है। तो उस दौरान क्या हो रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक जहन में आपने रखना है कि ये जितने भी पेटल्स हैं, फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं जो आपको नज़र आते हैं कलर्ड पार्ट्स हैं, ये सब जो होंगे वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होंगे। अब ना रह गए जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होंगे कलरलेस हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, तो ये क्या करेंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड का काम, यानी ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड करेंगे। अब यानी हम ना फंक्शन के लिहाज से बात करें तो जो स्टोरेज होगी इसमें मिसाल के तौर पे वो स्टार्च की भी हो सकती है, वो लिपिड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या इसी तरह से क्या है वो प्रोटीन भी हो सकती है, स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो अब यहाँ से ना हम इनके ना जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उसको फर्दर टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिसमें क्या होगा स्टार्च स्टोर होती है उसको हम एमाइलोप्लास्ट का नाम देंगे, और जिसमें लिपिड होगी दैट इज़ कॉल्ड एज इलायोप्लास्ट, और जिसमें प्रोटीन होगी दैट विल बी प्रोटीनोप्लास्ट। है ये तीनों जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप, यानी ये एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है। तो यानी ये तीनों जो हैं वो किस में हैं? ये प्लास्टिड्स और कौन से? ल्यूकोप्लास्ट की टाइप हैं। और ये नॉर्मल ल्यूकोप्लास्ट होता है ना जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं इसके प्लांट के, जहाँ पे वो अपना एक्स्ट्रा फूड मटेरियल जब स्टोर करेगा उसमें ये आपको मिलेंगे। बाकी रहा जो आपके सिलेबस में स्ट्रक्चरली अगर हम प्लास्टिड को देखें तो उसने क्लोरोप्लास्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया है, जो कि हमने क्या कहा था कि ये बेसिकली क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड। ये कौन से हैं? दीज आर बेसिकली ग्रीन प्लास्टिड्स। और ग्रीन कलर किस वजह से था कि क्लोरोफिल जो होता है ना वो डोमिनेटिंग या मेजर जो है वो क्या है इनमें पिगमेंट है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो उसमें क्लोरोफिल ही होता है। जैसे आपने वो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ा था ना कि उसमें आपने कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स जिनको आप कहते हैं जैसे कैरोटीन्स वगैरह, ज़ैंथोफिल वगैरह, इस तरह से वो भी क्या होंगे इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, अक्रेंस की बात करें, कोई भी आपको पार्ट जो ग्रीनिश नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट होगा। चाहे वो स्टेम का कलर था या ब्रांच का कलर है या लीफ है, या इवन क्या कि लीफ की जो होती है ना जो स्टॉक है जिसको आप पेटियोल कहते हैं, वो भी ग्रीनिश नज़र आ रहा है, तो वो भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसी तरह से आप देखें जो जैसे मैंने अभी बोला था एक अनराइपेंड फ्रूट है, ठीक है, वो क्रोमोप्लास्ट हमने कहा ना फ्रूट के अंदर है, लेकिन वो राइपेंड फ्रूट जो होगा उसमें होगा। जो अनराइपेंड है, इमेच्योर सा जो फ्रूट होता है वो ग्रीनिश इन कलर है, तो उसमें भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट मौजूद। अब ना एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक पॉइंट जो आपने यहाँ पे जहन में रखना है कि अगर हम देखें जो सोर्स जिसको आप कहते हैं जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा होता है,
तो जो ग्रीन कलर का जो फ्रूट होगा ना, उसमें क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। यानी वो सिर्फ स्टोरेज के तौर पे नहीं काम कर रहा है, ठीक है वो स्टोरेज है, उसमें एक्स्ट्रा फूड आके स्टोर हो रहा है जिसकी वजह से फ्रूट का साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन ग्रीन होने की वजह से वो क्या कर रहा है, साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो उस लिहाज से फिर क्या वो खुद एक सोर्स भी है। बाकी रहा क्लोरोप्लास्ट को अगर हम स्ट्रक्चरली जो है वो डिवाइड करें तो उसमें क्या होगा, आउटर जो है वो एक कवरिंग है जिसको आप एनवेलप का नाम देते हैं, और इनर जो पोर्शन है जो कि फ्लूइड पोर्शन होता है, दैट इज स्ट्रोमा। अब देखिए जो यहाँ पे एनवेलप होगा वो भी क्या है, फर्दर अगर आप देखें दैट इज़ टू लेड, यानी वो डबल लेड है। जैसे कल हमने ना जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में बात की थी कि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आता है, तो उसमें हमने इस क्लोरोप्लास्ट को भी या प्लास्टिड की बात की थी कि वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस दैट इज़ आल्सो डबल मेम्ब्रेन। तो आप देखें ये जो टू लेड आपको नज़र आ रहा है एनवेलप, उसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है वो ठीक है स्पेस होती है, फ्लूइड स्पेस जिसको आप कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी कहेंगे। बाकी रह गया जो स्ट्रोमा होगा वो ठीक है लिक्विड पोर्शन है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। ज़ाहिर है कि ये एक उस तरह से एक्वस कंपोनेंट है, मेजर इसका जो कंपोनेंट होगा वो वाटर ही होगा, लेकिन उस एक्वस कंपोनेंट के अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स भी आपको मिलेंगे। क्या होगा उसमें, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स में, लेकिन ये एंजाइम्स कौन से होंगे, तो देखें इसके लिए आप सिंपली अगर ना उसको जहन में लेके आएँ, जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें आपने देखा था जो केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन है वो किस में हो रहा होता है, इसी स्ट्रोमा के अंदर। जो लाइट रिएक्शन है ना या लाइट डिपेंडेंट जो फेज़ होती है वो क्लोरोफिल की वजह से, और वो पिगमेंट्स जो थे ना वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे होते हैं, लेकिन जो केल्विन साइकिल था वो स्ट्रोमा में हो रहा है। अब केल्विन साइकिल में अगर आप देखें सबसे पहले जो आपने लिया था ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जिसको आप कहते हैं RUBP, राइबोलोस बिस फॉस्फेट जिसको ये बाइस फॉस्फेट भी पढ़ते हैं, जो एक 5 कार्बन जो वो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है स्ट्रोमा के अंदर होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसा कंबाइन करता है तो एक अनस्टेबल 6 कार्बन बनाता है। तो इस तरह से ना ये जो इसके प्रोसेस ये इस स्टेप के लिए एंजाइम था रूबिस्को जिसको आप कहते हैं, वो भी क्या होगा, यहीं पे होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो केल्विन साइकिल के जितने भी स्टेप्स हो रहे थे वो इसी स्ट्रोमा के अंदर हो रहे होते हैं, और हर एक स्टेप के लिए जो एंजाइम्स भी होंगे फिर वहीं पे होंगे। फिर दूसरी बात, इन प्रोसेसेस के दौरान अब देखिए ना जो बने थे यानी फर्स्ट फेज में या लाइट रिएक्शन के दौरान ATP था, या इसी तरह से NADPH वगैरह बने हैं, FADH2 वगैरह बना है, तो ये सारे के सारे कहाँ पे होंगे, स्ट्रोमा के अंदर। फिर उसके अलावा जो कल हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया में बात की थी कि स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होता है, DNA भी मौजूद है, तो याद रखिएगा इसी के जो एक्वस मीडियम था उसमें DNA भी होगा, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा था ना कि वो DNA जो है उसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रियन जो है ना वो अपने एंजाइम्स और इस मेम्ब्रेन्स बना सकता है, तो बल्कि कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए उसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी क्या होगी, जो DNA उसके पास एक नया क्लोरोप्लास्ट बनाने की जो है वो क्या है, एबिलिटी होती है, तो वो उसमें चूँकि तमाम इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से ये भी जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में आएगा, सेल्फ रेप्लिकेटरी। अब ये देखें ये सेकंड ऑर्गेनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक सेल के अंदर कि वो क्या है, दैट में बी सेल्फ रेप्लिकेटरी। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रोमा था उसके अंदर जो सेकंड हमें नज़र आता है, ये मैं एक सिंगल इसका लिख रहा हूँ जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेनम, प्लूरल इसका ग्रेना होगा, और सेकंड यहाँ पे मैं इस तरह से ये इंटर
ग्रेनम बी लिख रहा हूँ। तो इसमें जो ग्रेनम होगा ये बेसिकली क्या है कि दिस विल बी द स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। देखें ना, जैसे हमने पहले भी सिस्टर्नी डिस्कस किए हुए हैं, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, सिस्टर्नी होते हैं, स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। और वो जो मेम्ब्रेन्स है ना वो फ्लैटेंड सी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। और इसमें एक याद रखें कि एक सिंगल जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होगा वो, वैसे जो ईटा की बुक है उसमें उसने ना 50 तक लिखा है, लेकिन ये वेरी करता है, मैक्सिमम 50 तक होता है। 25 से लेके क्या होगा 50 तक जो है वो उसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ग्रेनम है, ये तो सिंगल ग्रेनम है, ग्रेना बहुत सारे होते हैं तो उनका भी नंबर वेरी करता है। मैक्सिमम होता है 60 है, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम 40 टू 60। और ये पूरे ना जो इनर स्पेस होगी ना स्ट्रोमा वाली, उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से स्कैटर्ड होंगे या डिस्पर्स्ड होते हैं ये तमाम ग्रेना। अब देखें जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, जो ग्रेनम बना रही होती हैं ना, ये ऐसी होती हैं कि जो कि क्या है, दीज आर बेसिकली स्मॉलर थाइलाकॉइड। इनको हम क्या नाम देते हैं, स्मॉलर थाइलाकॉइड, या इसको आप ना ग्रेनम की वजह से ग्रेना लामेली का नाम भी दे सकते हैं। यानी ग्रेना के अंदर है ना चूंकि, तो उस लिहाज से फिर क्या ये होते भी स्मॉलर हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेना लामेली। जबकि ये जो इंटर ग्रेना है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना ये स्मॉलर थाइलाकॉइड होते हैं, तो ये इंटर ग्रेना क्या होंगे, दिस विल बी लार्जर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। और जैसे हमने इसको ग्रेना लामेली का नाम दिया था, तो ये वाले जो होंगे इनको हम स्ट्रोमा लामेली भी कहते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रोमा लामेली है ये क्या है कि स्ट्रोमा के अंदर ये लॉन्ग होती हैं लामेली, या वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होंगी, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है कि लार्जर थाइलाकॉइड या इंटरग्रेना का, कि ये जो ग्रेना होंगी उनको आपस में ये कनेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने याद रखना है कि ये वाले जो होंगे ना कलरलेस होंगे। इंटरग्रेना क्या होंगे, ये कलरलेस होते हैं, जबकि जो ग्रेना है वो आपको क्या है, कलर्ड नज़र आएंगे। याद रहेगा कि नहीं। बाकी अगर ना देखें, मैं एक ग्रेनम के अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ये मैं इस तरह से ये ड्रा कर देता हूँ, तो ये क्या थी, उसकी इनर जो स्पेस है, ये MCQ के लिहाज से ध्यान में रखिएगा, उसको हम ल्यूमन का नाम देंगे, यानी ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। इसको आप क्या बोलेंगे, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। और ये देखें, ये जो ग्रीन से डॉट्स में ऐसे इसके ऊपर बना रहा हूँ, या ग्रीन के अलावा भी ये इस तरह से ये रेड भी शो कर दिए या ब्लू कलर के, ये बेसिकली क्या है, ये वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। यानी बताना ये चाह रहा हूँ कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो आपने पढ़े थे ना, चाहे वो क्लोरोफिल ए है जो ब्लूइश ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल बी है जो कि येलोइश ग्रीन होगा, ये वाले, या वो जो कैरोटिनाइड्स थे येलो टू ऑरेंज कलर या रेड कलर के, वो क्या है, सारे के सारे पिगमेंट्स हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दी स्मॉलर थाइलाकॉइड या ग्रेना लामेली के ऊपर होंगे। इसी वजह से वो क्या है, आपको कलर नज़र आते हैं। और ग्रीन चूँकि क्लोरोफिल है वो डोमिनेंट है, तो इस वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रेनम जो है वो आपको ग्रीनिश नज़र आएगा। अब ना एक जो आप लोगों ने ना बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर वो जो जेड स्कीम पढ़ी थी, जेड स्कीम जो थी ना, जो बेसिकली जिसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 वगैरह आ जाते हैं, वो फोटो सिस्टम्स कहाँ पे थे, वो इन्हीं थाइलाकॉइड, स्मॉलर थाइलाकॉइड होते हैं। MCQ के लिहाज से याद रखना है। और दूसरी बात ये होती है कि
सिर्फ यही नहीं था उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, फोटो सिस्टम था, लेकिन उसके अलावा आप देखते हैं जैसे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स थे, वो जो थे ना फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करके जा रहे थे और फिर वो इस तरह से ना डाउन हिल मूवमेंट शो करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो उसके लिए आपने जहन में रखना है कि जो प्लास्टोक्विनोन जैसे आ रहा था साइटोक्रोम से, प्लास्टोसाइनिन आपने नाम पढ़ा है, फेरिडॉक्सिन आपने पढ़ा था, ये सारे जो थे ना वो उस चेन के कंपोनेंट्स हैं और ये भी कहाँ पे होते हैं, इसी थाइलाकाइड की सरफेस के ऊपर होंगे। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि जिस वक्त लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन की ना आपने दो प्रोडक्ट्स पढ़ी थी, एक क्या था NADPH था और एक क्या है ATP। अब देखें जिस वक्त NADPH जो है वो बनता है, कैसे बनेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो H पॉजिटिव आयंस होंगे ना, दे विल बी पम्प्ड इनटू द ल्यूमन। ये एक आपने ध्यान में रखना है, यानी ड्यूरिंग डे टाइम जो ल्यूमन होगी, अगर उसमें केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से MCQ आ जाए ना, तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि डे टाइम में जब लाइट अवेलेबल होगी तो ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव जो आयन कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट क्या होगी, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। और वो जो आपने पढ़े थे ना केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस, कि जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं या प्रोटॉन आयंस भी कहते हैं, दे विल बी पम्प्ड इनटू दिस ल्यूमन। अब क्या होगा, वो जैसे कल हमने नॉब लाइक पार्टिकल्स की बात की थी, वहाँ पे जो क्रिस्टी के ऊपर थे इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसमें मैंने इस तरह से एक फिगर भी सिंपल से ड्रा कर दी थी। उसमें हमने क्या कहा था कि ये से फॉर एग्जांपल ये वो एंजाइम का जो वो इस तरह से ना ये बेसल पार्ट था जिसको आपने F0 का नाम दिया था, और ये वाला जो था F1 था, और उसमें आप क्या कहते हैं कि होता क्या है कि इस तरह से H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना इनर से आउटर की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी भी रिलीज़ होगी, तो फिर ये वाला एंजाइम जो है था ना यहाँ पे ATP सिंथेज जिसको कहते हैं, वो ADP से क्या करेगा, ATP बना देगा, यानी वो फास्फोराइलेशन हो रही है जिसको आप फोटोफास्फोराइलेशन कह रहे थे। तो उसमें ना ये वाले जो एंजाइम्स हैं ATP सिंथेसिस वो भी इसी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर थे, और इनके थ्रू क्या है H पॉजिटिव आयन से ल्यूमन से वापस जा रहे थे। तो ये थोड़ी सी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो ATP सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे होगी जाके, यानी ल्यूमन से बाहर हो रही है ना, वो स्ट्रोमा में होगी। तो ये आपने जहन में रखना है कि ATP स्ट्रोमा के अंदर बने हैं। फिर इसी तरह से NADPH, यानी ये जो H पॉजिटिव आयंस जब स्ट्रोमा में जाएंगे तो वो जो Z स्कीम है वो चेन के एंड के ऊपर आपने पढ़ा था NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो रिडक्टेज एंजाइम भी क्या है इसी स्ट्रोमा में मौजूद था। वो NADP और H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके क्या करेगा, NADPH बना देता है, यानी उसको रिड्यूस कर देता है, यानी वो रिडक्शन ऑफ NADPH अगर MCQ आता है तो ये भी आपने जहन में रखना है वो कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा के अंदर। तो इस तरह से ना ये बहुत सारे इसके MCQs यहाँ पे बन सकते हैं। अच्छा, बाकी एक जो थोड़ी सी एक बात है, ये जो हमने F0 और F1 किया ना, तो भाई हमेशा याद रखिएगा कि जो F0 वाला पोर्शन होगा ना वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा। जैसे कल हमने कहा था उसमें इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें एम्बेडेड था, यहाँ पे भी क्या है इनर मेम्ब्रेन में नहीं था बल्कि थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा। और जो F1 वाला जो पोर्शन होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसकी डायरेक्शन किधर बनेगी, स्ट्रोमा की तरफ। मेरे ख्याल में ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप किसी भी एंगल से इनके बारे में कोई MCQ आ जाए, आई थिंक आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। बाकी रह गया क्लोरोप्लास्ट का जो मेजर फंक्शन है, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं वो क्या था, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प कर रहा है, और उसमें जो केमिकल प्रोसेसेस थे, चाहे वो कैल्विन साइकिल है या जो लाइट डिपेंडेंट फेज जिसको आप कहते हैं या लाइट रिएक्शन, वो सारे के सारे इसी के अंदर हो रहे हैं। बाकी रह गया जब क्रोमोप्लास्ट है यानी कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, तो देखें सबसे पहले हमने कहा कि फ्लावर के पेटल्स जो होंगे उनमें कलर्ड प्लास्टिड्स थे। तो भाई किस लिए है कि दे विल मेक द फ्लावर प्रोमिनेंट,
and it will become easy for the insects to distinguish it on the plant. तो यानी उसको ना बड़ा प्रोमिनेंट सा बना रहे हैं, और जब इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बहुत आसान पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन देखें जब फल जो है, फ्रूट जो है, वो राइपनिंग के बाद हम देखते हैं वो कलर्ड होगा। भाई वो कलर्ड किस लिए है कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से, और पहले वो ग्रीन था, अब क्रोमो आ गया, कलर्ड हो गया। क्यों? कि जिस तरह ना राइपन फ्रूट होगा तो फ्रूट जो है ना बेसिकली हेल्पफुल है इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब देखिए ना जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो जिम्नो से भी ज़्यादा हम कहते हैं सक्सेसफुल हैं, कि उनके अंदर ना ये फ्रूट फॉर्मेशन की वजह से जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है ना वो आसान हो गई है। तो अब ये जो फ्रूट राइपनिंग के बाद जब वो उसमें क्रोमोप्लास्ट बन गया, कलर्ड हो गया, तो यही डिस्पर्सल में वो क्या करेगा, उसमें और सीड्स में हेल्प करेगा। फिर रह गया जो ल्यूकोप्लास्ट था, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो स्टोरेज होते हैं और कलरलेस पार्ट्स होंगे, वहाँ पे होंगे, और वो फर्दर क्या है 3 टाइप्स के हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक ना ये जो हमारी ऑर्गेनेलिस थी ये आज कंप्लीट हो गई हैं। अब एक लास्ट रह जाती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए जो न्यूक्लियस है, अगर आप ना लोकेशन की बात करें, जो कि आप पहले भी बड़े डिटेल में ये पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली क्या है, इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस इन द सेल। यानी न्यूक्लियस क्या होगा, जो सेल है उसके अंदर जो सेंटर होगा या सेंट्रल स्पेस होती है उसको क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अब ना जो प्लांट सेल था उसके अंदर आपने क्या देखा है कि जो न्यूक्लियस होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्जर वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, इट इज़ पुश्ड ऑन वन साइड। वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आपने ना एक जहन में रखना है, अगर आ जाए ना कि इसमें कि विच ऑफ द सेल कंटेन्स न्यूक्लियस इन द सेंटर, ठीक है वो एनिमल सेल है। लेकिन अगर आ जाए उसमें फर्दर कोई ऑप्शन दिया हुआ है, एक न्यूक्लियस जो था वो एनिमल के लिहाज से आ गया सेंटर में, दूसरा अगर उसमें ना मेरिस्टेमेटिक सेल दे दिया जाए प्लांट के लिहाज से, तो भाई प्लांट के अंदर भी क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है यानी मेरिस्टेमेटिक सेल में, वो भी सेंटर में ही होगा। उसके रीज़न ये थे कि जो हमने कल वैक्यूल की बातें की है ना, कि उसमें या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, या बहुत स्मॉलर होंगे, तो भाई स्मॉलर वैक्यूल्स हैं तो फिर न्यूक्लियस सेंटर में ही रहेगा। जब वो फ्यूजन के बाद कोएलिसेंस के बाद वो बिगर बनाते हैं तो तब वो साइड पे आता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ना उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में होगा। बाकी जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनमें क्या होगा, वो एक साइड पे होगा। ये आपने बात याद रखनी। इसी तरह से अगर आप देखें जो मसल सेल आपने पढ़ा है, जो लॉन्ग होते हैं मसल फाइबर्स भी हम उनको कहते हैं, तो मसल सेल के जो साइटोप्लाज्म के अंदर मैक्सिमम जो होती है ना जो स्पेस है वो मायोफिब्रिल्स ने जब वो कवर की हुई होती है। यानी जो सार्कोप्लाज्म था दैट इज़ रिच इन मायोफिब्रिल्स, जो पूरे लेंथ के अलाउंग जा रहे होते हैं। तो उनकी वजह से भी क्या होगा, उसके ऑलमोस्ट तमाम जो ऑर्गेनेलिस होंगी वो आउटर या पेरिफेरल रीजन जो कहते हैं उसमें होती है। तो न्यूक्लियस भी पेरिफेरल रीजन में होगा। यानी ये एक थोड़ी सी बात आपने जहन में रखनी है कि एनिमल सेल में जो मसल सेल होगा उसमें भी क्या होगा, दैट इज़ पुश्ड ऑन वन साइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स। अब देखिए जो न्यूक्लियस है, जैसे अभी हमने कहा कि ये बहुत प्रोमिनेंट है, तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसी ऑर्गेनेली थी कि विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सेल। यानी MCQ के लिहाज से ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जो ऑर्गेनेलिस हम जो पढ़ते हैं ना सेल के अंदर, उनमें जो सबसे पहली जो डिस्कवर हुई एक सेल के अंदर वो न्यूक्लियस से। और उसके रीज़न क्या होती है, एक तो इसका साइज़ है और फिर ये डार्कली स्टेन्ड होता है, ये कलर होने की वजह से क्रोमोसोम या क्रोमैटिन नेटवर्क, तो ये इजीली देखा जा सकता है। तो अब उसमें ना जो रॉबर्ट ब्राउन था, आपने ये नाम पढ़ा हुआ भी है, रॉबर्ट
ब्राउन 1831, यानी ये एक बेसिकली स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटिश बॉटनिस्ट था। इसने क्या किया था, न्यूक्लियस जो था वो रिपोर्ट किया था या डिस्कवर किया। नॉर्मली तो हम ये पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक नाम है फ्रांस बायर। फ्रांस जो बायर है, इसने 1804, फ्रांस बायर 1804, ये आपने ध्यान में रखना है। इसने जो था वो न्यूक्लियस पहले रिपोर्ट किया था, लेकिन वो इतना डिटेल्ड नहीं उसको एक्सप्लेन कर सका था। यानी उसने इतना ज़रूर एक इंडिकेशन दी थी, ये फ्रांस बायर ने 1804 में कि न्यूक्लियस या एक वो ऑर्गेनल मौजूद है सेल के अंदर, लेकिन उसको डिटेल जो था ना 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो था वो क्या था एक्सप्लेन किया था। तो ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको ने ये रॉबर्ट ब्राउन का नाम मिलेगा, लेकिन अगर आ जाए ना ये फर्स्ट व्हेन इट वाज रिपोर्टेड तो वो क्या था, फ्रांस बायर ही था। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। क्या होते हैं नॉर्मली जो सेल्स हैं वो क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं कि सिंगल न्यूक्लियस होगा। लेकिन बाज़ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड भी उनको हम कह सकते हैं। अब देखिए ना, जैसे आपने वो फंजाई के अंदर पढ़ा था, ठीक है, जो फंजाई है ना उनमें क्या होगा, कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं, और अगर मैं थोड़ा सा वो डिटेल में बता दूं ना, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, उनकी लाइफ हिस्ट्री के दौरान एक फेस आती है कि जिसमें क्या होगा, पर सेल आपको 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, तो बाई न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। मोस्टली क्या होगा, ये सेल्स होते हैं वो यूनिक। हाँ, अगर ये हो कि कोई ऐसा है कि जिसमें कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, विदाउट न्यूक्लियस है, तो वो जो विदाउट न्यूक्लियस हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। और वो जो प्रोकैरियोट्स है, आपने उसमें आर्किया भी पढ़ा है, इन प्रोकैरियोटिक टाइप होगा। आपने उसमें बैक्टीरिया भी पढ़े हुए हैं, आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़े हुए हैं। ये सारे जो होंगे वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। हाँ, जो ख़ास तौर पे ना जो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट में ना 4 आ रहे थे किंगडम्स, यानी प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें नो डाउट न्यूक्लियस है। लेकिन इन यूकैरियोट्स के जो सेल्स हैं, जैसे ह्यूमन सेल की मैं बात करूं तो देखें, ह्यूमन के अंदर जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें क्या होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड ये कहलाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये प्रोकैरियोटिक, भाई है ये यूकैरियोटिक। और एक याद रखिएगा कि जिस वक्त एक न्यू या यंग बनता है ना रेड ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस होता है। अब वो जो न्यूक्लियस होगा वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब ना जब वो मैच्योर रेड ब्लड सेल और बाइकनकेव हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से न्यूक्लियस का वो डिज़ोल्व हो जाएगा। असल में क्या था, न्यूक्लियस को इसलिए डिज़ोल्व कर दिया गया है कि एक तो हीमोग्लोबिन उसने प्रोड्यूस करनी थी, मैक्सिमम जो चाहिए थे वो हो चुकी है। अब उस हीमोग्लोबिन के थ्रू रेड ब्लड सेल ने सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट, तो न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। और न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो इसका जो है ना लाइफ स्पान भी जो था वो क्या था, शॉर्ट हो गया था। लेकिन ये है कि स्टार्ट में होता है। बाकी रह गया मैं यहाँ पे ना कुछ वो इसका जिक्र कर देता हूँ, जैसे एम्फीबियंस हैं, फिर इसी तरह से रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हो गए, या जो लोअर वर्टिब्रेट्स आप कह दो, या लोअर आप इनको ना कार्डेट्स भी कह सकते हैं, उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी इनके अंदर क्या होंगे, जो RBCs हैं वो क्या है, न्यूक्लिएटेड हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है।
ठीक है। मैमल्स के अंदर क्या होंगे वो ना। हाँ, मैमल्स में एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि जो RBC है ना कैमल का, इसके अंदर क्या है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो होगा वो नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी मैच्योर की बात कर रहा हूँ कि मैच्योर के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। अब रह गया जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये तो हमने यूनि और बाई की बात कर दी ना, कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, उनमें अगर हम ह्यूमन बॉडी के लिहाज से बात करें तो मसल सेल जो होगा, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से आपने जो वो बोन के जो सेल्स पढ़े थे ना, उनमें एक था बोन डिसॉल्विंग सेल, जिसको आप ऑस्टियोक्लास्ट का नाम देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट भी जो होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसी तरह से इसमें एक और यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ, कैंसर सेल्स जो होते हैं, और कैंसर सेल्स भी ख़ास तौर पे वो वाले जो कि क्या होते हैं, वायरस के थ्रू जब वो इन्फेक्टेड होंगे, उनके अंदर भी क्या है, मोर देन वन न्यूक्लियाई हो सकते हैं, यानी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो नॉर्मल सेल्स में ना, ये मैं लिवर सेल्स लिख रहा हूँ, ये भी क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। यानी ये कौन कौन से थे, मसल सेल, लिवर सेल, ऑस्टियोक्लास्ट और कैंसर सेल्स, ये ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन कैंसर से वो एबनॉर्मल सेल्स में आएंगे, नॉर्मल में ये 3 होंगे। ये आपने MCQ के लिहाज से ध्यान में रखना है। अच्छा, जो फंजाई हैं, यानी अगर हम मल्टी न्यूक्लिएट की बात कर रहे हैं ना, तो फंजाई जो होते हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। लेकिन उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा होगा, देखें, जो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, एसेप्टेड भी कहते हैं या अनसेप्टेड या नॉन सेप्टेड की टर्म्स आपने फंजाई में पढ़ी थी। वो जो होता है ना, एक हाइफा इस तरह से है, और उसमें ये वाली जो होती है ना, इनको हम क्रॉस वॉल या सेप्टा कहते हैं। अगर तो ये सेप्टा मौजूद है तो सेप्टेट, नहीं है तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन सेप्टेट। अब देखें, जिनमें सेप्टा होती हैं उनमें 1 या 2 न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन जिनमें ये सेप्टा नहीं होती है, ये क्या पूरा हाइफा है, तो लेकिन अब उसमें कोई सेल की डिवीजन नज़र नहीं आ रही, कि वो सेल्स में आपको डिवाइडेड नज़र नहीं आएगी, वो पूरा हाइफा जो है ना, वो एक सिंगल सेल की तरह नज़र आ रहा है। तो यानी ये जो अनसेप्टेड या एसेप्टेड हाइफे होते हैं ना, दे आर आल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए ना हम एक टर्म भी यूज़ करते हैं यहाँ पे ना, ऐसे जो होंगे इनको हम सिनोसिटिक हाइफे भी कहते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी सिनोसिटिक हाइफे आ जाएंगे। इस तरह से कुछ एलजी में भी कुछ टाइप्स हैं, यानी जो ख़ास तौर पे ना, चलिए आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, वो ये चेरिया उसको कहते हैं, या वो ये केरिया भी लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, मोर देन 1 न्यूक्लियाई होंगे। तो इस तरह से वो भी क्या है, सिनोसिटिक की टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी रहा जो न्यूक्लियस है, अगर हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें देखें ना, जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहला क्या था इसमें ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी ये भी कौन से ऑर्गेनल होंगे, जो कि क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसमें जो डबल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, वो इसका क्या करेगी, एनवेलप बना देगी। लेकिन दूसरी तरफ ना इसमें एक लिक्विड पोर्शन होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का। इसको आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए, ये भी साइटोप्लाज्म की तरह से एक फ्लूइड मीडियम है, लेकिन ये जो फ्लूइड मीडियम होगा ना, इसकी केमिकल कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब साइटोप्लाज्म से डिफरेंट किस तरह से देखें, जैसे आप इसमें कहते हैं ना, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर एक क्रोमैटिन नेटवर्क होता है जो फाइबर्स का है, और क्रोमैटिन नेटवर्क जो है ना, ये बना होता है किससे जी, DNA और प्रोटीन से। तो और प्रोटीन उसमें जो होती हैं उनको आपने क्या नाम दिया था, हिस्टोन प्रोटीन।
और देखिए न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर ना ये नया क्रोमैटिड बनाने के लिए क्या होंगी, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरी प्रोटीन्स भी हैं जिनको आप क्या कहेंगे, नॉन हिस्टोन, वो भी मिलेंगी। फिर इसी तरह से ना इसी न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर आपको जो है वो नज़र आएंगे जो डीनेजेस कह दें और आरएनएज, यानी उनकी जो सेंसेस के लिए, यानी रेप्लिकेशन अगर डीएनए की हो रही है उसके लिए क्या है, डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी मिलेगा, और उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जो ना वो, और इसी तरह आरएनए के लिए भी क्या था, पॉलीमरेजेस जो होंगे वो क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट के पास मौजूद होंगे। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें ना ये न्यूक्लियोप्लास्ट जो है ना उसमें जो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन और उसकी रेप्लिकेशन या फिर इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो भी रिक्वायर्ड थे एंजाइम्स या जो कंपोनेंट्स है जिनको आप ना इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लास्ट। ये उस न्यूक्लियोप्लास्ट का क्या है, पार्ट। आप खुद देखें ना, इन तमाम की वजह से फिर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लास्ट होता है वो डिफ़र करता है साइटोप्लास्ट से। बाकी रहा मेटल आयंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो डीएनए जो थे ना रेप्लिकेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, ये यहाँ पे ये मैं रेड से लिख रहा हूँ Mg+2 मैग्नीशियम आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड होते हैं, और उनकी भी क्या है एक आप कह सकते हैं रिच अमाउंट न्यूक्लियोप्लास्ट में होगी। फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्लास्ट में एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस, और इसका हमने वो डिस्कस किया भी था कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना ये सिंगुलर है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल है, और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड दिस इज़ द फैक्ट्री फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। और उसका हम क्या कहते हैं कि इसके ना यानी न्यूक्लियोलस है उसके दो पार्ट होंगे, एक आउटर होता है और दूसरा क्या होगा, इनर। जो आउटर है वो हम कहते हैं ग्रेन्युलर है, क्या है वो, ग्रेन्युलर, और उसमें वो जो थे ना राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स बनते हैं स्मॉलर लार्जर, उनके लिए जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ग्रेन्युलर शेप में होते हैं, तो इस वजह से आउटर रीजन न्यूक्लियोलस की क्या होगी, वो ग्रेन्युलर नजर आएगी। जबकि जो इनर है वो आपको फिब्रिलर, उसको हम कहते हैं कि फाइबर की तरह से है, और फाइबर किस वजह से, कि उसके अंदर क्या होता है, आरएनए और डीएनए मौजूद होते हैं, यानी राइबोसोमल आरएनए होगा और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपको फिब्रिलर सा नज़र आएगा। बाकी ना ये न्यूक्लियोलस जो है ना वो सिंगल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी है, प्लूरल जो होगा वो उसका न्यूक्लियोलाई होगा। फिर एक यहाँ पे एनवेलप के लिहाज से आप देखें, जो न्यूक्लियस है उसमें जैसे हम कहते हैं ना प्रोटीन सेंसिस हो रही है, भाई वो तो साइटोप्लाज्म में होती है। अब वो जो डीएनए से आपने मैसेंजर आरएनए बनाया था वो न्यूक्लियस में था, अब वो क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान ट्रांसपोर्ट भी चलती रहती है। उस मूवमेंट के लिए क्या होगा कि ये जो एनवेलप है उसमें आपको ये न्यूक्लियर पोर्स भी मिलेंगे, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ना ये बेसिकली डिफरेंट इनकी लोकेशंस होती हैं, लेकिन वो एक ऐसा होगा कि देखें जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर, हमने बोला ना कि ये डबल लेड होते हैं, तो उसमें देखें जहाँ पे ये दोनों में मेम्ब्रेन्स होती हैं आपस में हम कहते हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं या इंटरकनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से एक पोर बन जाता है जिसको आप क्या न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं। और इस न्यूक्लियर पोर वाली पोजीशन के ऊपर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन भी होती है जिसको आप ना सिंपली पोरिन प्रोटीन कहते हैं कि जो कि क्या ये पोर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ना आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स दोनों आपस में यहाँ पे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। बाकी एक जहन में रखिएगा कि जो इनर इसका है ना पोर्शन या इनर जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट्स होती हैं,
और वो वाली फिलामेंट्स ना, ये जो न्यूक्लियर पोर वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी। ये फिलामेंट्स होते हैं उस न्यूक्लियर पोर वाले पोर्शन के अलावा बाकी इनर सरफेस पे होती हैं, और ये ना स्मॉलर फिलामेंट्स से मिलके ये लेयर बनी होती है। और वो जो फिलामेंट्स होती हैं ना बेसिकली कौन सी हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स। ये क्या होती हैं, दीज आर प्रोटीन फिलामेंट। और ये प्रोटीन फिलामेंट जो लेयर बनाती हैं उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर लैमिना। उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियर लैमिना। और ये जो है उसको ना सेल एनवेलप को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बाकी रह गया जो फंक्शन के लिहाज से देखें, चूँकि वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, उस मैसेंजर आरएनए से वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बन रही हैं। और आपको पता है जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्ट्रक्चरल भी हैं, वो फंक्शनल भी होती हैं, यानी चाहे वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं या फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो यानी इस तरह से ना हम ये कह सकते हैं वैरायटी ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन और इस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करके जो न्यूक्लियस है इट विल बी कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो इस बेस पे ना हम ना जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियस जो होगा दैट विल बी ब्रेन ऑफ द सेल। यानी आप देखें ये बात का आ सकता है उसमें MCQs के अंदर कि विच ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज़ कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। फिर दूसरी बात ये भी MCQ में यूँ भी आ सकता है कि वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ब्रेन, तो उसमें क्या होगा, इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि क्या हैं, न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं। बाकी रह गया इसमें जो न्यूक्लियस है जब नॉन डिवाइडिंग फेस में होगा एक सेल, तो भाई उसमें जो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क जो नज़र आ रहा था ना, वो नॉर्मली क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं, इतना थिन होता है। लेकिन वही क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो यानी कंडेंस और कॉइल करने के बाद ये बना देगा क्या, क्रोमोसोम्स। अब आपके बुक में वो एक टेबल सा भी दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे उसमें ना आप कहते हैं ना कि ह्यूमन है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। ड्रोसोफिला में 8 होते हैं एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ 4 पेयर्स। इसी तरह से पोटैटो में 48 थे, चिंपैंजी में भी 48 होते हैं, जो पी प्लांट है उसमें 14 क्रोमोसोम्स हैं, 7 पेयर्स। तो इस तरह से ना ये डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उनके ये दिया गया। अच्छा उसमें ना मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ड्रोसोफिला की बात की, तो भाई जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना उसका टोटल नंबर क्या होगा, ड्रोसोफिला में 8 है, और जो डिप्लॉयड के लिहाज से क्या है वो 4 पेयर्स होंगे। यानी उसमें क्या होते हैं बेसिकली क्या है, 2 सेट्स होंगे किसके जी, क्रोमोसोम्स के। अब ना नेक्स्ट इसमें आ जाएगा यानी MCQ के लिहाज से वो आपने ना जहन में रखना है कि जो डिप्लॉयड नंबर है वो नॉर्मल सेल्स में होता है, लेकिन अगर कोई भी है जैसे गैमीट्स हैं, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स जो होते हैं ना उनके अंदर हैप्लॉयड नंबर होता है। अब देखो जैसे आपने फंजाई के बारे में पढ़ा है, फंजाई ना बेसिकली वो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब वो कैरियोगैमी जब आप कहते हैं ना न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिप्लॉयड जो है वो न्यूक्लियस होगा, लेकिन वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस फिर मेयोसिस के थ्रू दोबारा डिवाइड करेगा, इस तरह से हैप्लॉयड बना देगा। तो ये बातें भी आपने जहन में रखनी, कोई MCQ इस तरह से आ जाए तो उसमें क्या है आपने। बाकी लास्ट में एक जो कंपैरिजन सा आपकी बुक में दिया हुआ है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिहाज से जो ना जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। देखिए हमने मैक्सिमम जब वो यूकैरियोटिक की वो डिस्कशन की है, लेकिन साथ साथ प्रोकैरियोट को भी करते आ रहे हैं। अब देखें
जैसे जो डिफरेंसेस यहाँ पे हमें नज़र आते हैं ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे वो सेल वॉल की बात कर देता हूँ, फिर उसी तरह से ये PM लिख रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। भाई सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन जिसको कहते हैं, कि उसमें ग्लाइकन चेन्स होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होंगी प्रोटीन्स के थ्रू। इसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ख़ास तौर पे जैसे वो कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉइड्स है ना, वो आपको नहीं मरेंगे, स्टीरोल्स होते हैं। फिर इसी तरह से जो ऑर्गेनेलिस हैं, और ऑर्गेनेलिस में भी कौन सी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, वो नहीं होंगे प्रोकैरियोटिक में। न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें क्या एब्सेंट होगा, बल्कि एक वो यानी क्लियर सा पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे इनका सिंगल जो होता है ना वो लॉन्ग एंड मच आप कह सकते हैं क्वाइल्ड सर्कुलर पीस ऑफ DNA होगा, जिसको आप क्रोमोसोम का नाम देते हैं, और वो सिंगल होता है। अगर इस तरह से हो ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैं। बाकी इनके अंदर आपने वो देखें राइबोसोम वाले के साथ ही बात की थी कि 70S हैं वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। रह गया जहाँ तक इनके जो ख़ास तौर पे डिवीजन का था। अब देखें जिनमें न्यूक्लियस होता है उनमें बाकायदा ना पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस, इनमें ऐसा नहीं है। तो इनके अंदर जो डिवीजन की जो है ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, वो कौन सी टाइप थी, बाइनरी फिशन। यानी ये बाइनरी फिशन के थ्रू क्या है, प्रोकैरियोट्स मोस्टली क्या है, यानी बैक्टीरिया वगैरह डिवाइड करते हैं। और आखिर में आ जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, इसके 3 मेथड्स होते हैं। सेक्सुअल मेथड हैं वो क्या हैं, 3 हैं। उनमें एक जो थी उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन, दूसरी जो है उसमें आ जाती है ट्रांसडक्शन, और तीसरी जो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक याद रखिएगा, जो कॉन्जुगेशन है इसमें 2 जो बैक्टीरिया होंगे ना, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सचेंज करेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल, जबकि बाकी जो दोनों ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट उनमें आपस में एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि क्या होगा, ट्रांसडक्शन के अंदर एक जो बैक्टीरियोफेज यानी वायरस है वो डोनर बैक्टीरियम से जब वो रिसिपिएंट तक लेके जाता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होगा, एक बैक्टीरियम है जो बेसिकली रिसिपिएंट होता है, वो दूसरा जो डोनर बैक्टीरिया जब उसकी डेथ होगी तो उसका जो DNA अगर उसको एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से उसमें जेनेटिक चेंज आ जाती है, तो ये फिर क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनके अंदर क्या है, 3 मेथड्स हैं। मेरे ख्याल में मैक्सिमम हम तो पहले कर चुके हैं, बाकी ये वो मेन थे जो डिफरेंसेस आपने जहन में रखने के, हाँ जी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह से क्या डिफरेंस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।